हाँ तो बच्चों, आज हम लोग विलयन के प्रकार की चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हम विलयन को इसके विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करेंगे, उसके परिभाषा को देखेंगे, उसके उदाहरणों को देखेंगे। यदि विलयन को वर्गीकृत किया जाए, इसके विभिन्न प्रकारों की बात की जाए, तो सबसे पहले मैं विलयन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विलयन जो होता है यह विलेय और विलायक इन दोनों से मिलकर बनता है। विलेय और विलायक, यानी जब भी विलयन का निर्माण होता है तो उसमें एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो अब हमें देखना है कि हम क्या क्या आधार ले सकते हैं। तो मैं पहला जो वर्गीकरण का आधार ले रहा हूं, तो विलयन के घटकों की संख्या। देखिए, ये इसके घटक हैं, अवयव या घटक। ये देखिए, तो पहला जो वर्गीकरण कर रहे हैं कि विलयन के घटकों के आधार पर, विलयन के अगर घटकों के आधार पर यदि हम विलयन का प्रकार निर्धारित करते हैं, विलयन के घटकों के आधार पर यदि विलयन का प्रकार निर्धारित किया जाए, तो देखिए इसके जो पहला होगा, इसका जो प्रकार होगा वो होगा बेटा द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन नाम से ही क्लियर है, इसमें दो अंग हैं, यानी दो भाग होंगे, इसमें इसके दो ही घटक होंगे, यानी ए प्लस बी आपको विलयन देगा। ये आपका विलायक होगा और ये आपका विलेय होगा। यानी विलयन का वह प्रकार जिसमें दो घटक होते हैं। ये इसका पैटर्न है। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए बेटा जी, जैसे पीतल है, पीतल के दो घटक हैं, कौन कौन भाई, कॉपर और जिंक। ये दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि जैसे पीतल में मैंने बोला कि ये 80% और ये लगभग 20% होता है। अगर मैं इसी प्रकार मैं आपको आपके पास मैं आपका ब्रॉन्ज ले लूं, कांसा, यानी ब्रॉन्ज, तो इसमें कॉपर और टीन होता है। ये लगभग आपका वही 75% होता है, और जबकि ये आपका लगभग 25% होता है। यही नहीं, आप सिरका ले लीजिए, ये इसमें 3 से 4% CH3COOH होता है, अब बाकी सब जल होता है। तो इस प्रकार के जितने भी विलयन होंगे जिसमें दो घटक होंगे, उसे हम द्विअंगी विलयन कहेंगे। अब मान लीजिए कि अगर इसके अगले प्रकार को देखते हैं, हम प्रकार देखते हैं, तो ये त्रिअंगी विलयन होता है।
मतलब घटकों की संख्या तीन होती है, यानी A प्लस B1 प्लस B2, यानी ये विलायक होगा और ये दोनों विलेय होंगे और इससे विलयन बनेगा। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण देखते हैं, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जैसे बेटा इसमें क्या होता है कि वाटर होता है, जल होता है, प्लस NaCl होता है, प्लस में चीनी होता है, और ये C12H22O11 यानी चीनी होता है। ये हो गया। अच्छा, चतुरंगी भी होता है। चतुरंगी इसमें अवयवों की संख्या जो घटक होते हैं वो अब बेटा जी 4 होते हैं। जैसे एक होता है बेटा जी, इसका उदाहरण अब ये देखिए, इसमें क्या होगा कि A प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, ये आपका विलयन देगा। देखिए इसका उदाहरण जो है बहुत प्यारा है। देखिए एक मिश्र धातु होता है जिसमें लोहा, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, यानी इसे एल निको कहते हैं, ये मिश्र धातु है। तो ये देखिए, ये मैंने इसका जो वर्गीकरण किया है ये घटकों की संख्या के आधार पर किया कि कितने इसमें घटक उपस्थित हैं। ठीक है, अब मैं जो इसका वर्गीकरण करूंगा वो मैं करूंगा इसके विलायकों के आधार पर। विलायक के आधार पर। अब देखिए, विलायक के आधार पे अगर हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए कि विलायक जल है तो इसे हम जलीय विलयन कहेंगे। जलीय विलयन, जैसे उदाहरण ले सकते हैं नमक या शक्कर यानी चीनी का घोल। अच्छा, अगर ये जल की बजाय अगर विलायक एल्कोहल होगा तो उसे हम लोग एल्कोहलिक एल्कोविलियन भी बोलते हैं। इसे हम एक्वस, इसे एल्को विलियन कहेंगे। अच्छा, इसका उदाहरण देखिएगा तो रेक्टिफाइड स्प्रिट, देखिए इसमें 95% एथिल अल्कोहल होता है और प्लस 5% जल होता है, यानी ये एथिल एल्कोहल और ये जल।
ये देखिए, अगर मान लीजिए कि इसके जगह पे बेंजीन होता तो इसे बेंजो विलयन कहेंगे। और यदि कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, कोई अन्य कार्बनिक यौगिक हो, चाहे केरोसिन हो, मैं कुछ भी हो, फॉर्मेलिन हो, कोई कार्बनिक यौगिक हो, यानी अन्य कार्बनिक यौगिक, तो उस स्थिति में हम इसको ऑर्गेनोविलियन कहते हैं। यानी अगर विलायक के आधार पे बांटते हैं तो जल हो तो जलीय विलयन, एल्कोहल हो तो एल्कोहलिक विलयन, बेंजीन हो तो बेंजो विलयन, या कोई और ऑर्गेनिक यौगिक होगा तो उसे हम ऑर्गेनो विलयन या कार्बनिक विलयन कहेंगे। ये मैंने दूसरे प्रकार से वर्गीकृत किया। अब मैं विलयन को उसके विलायक एवं विलेय की अवस्था के आधार पर वर्गीकृत करूंगा। देखिए, प्रकार जो है, हम लोगों ने विलायक या विलेय की अवस्था के आधार पर अब ये देखिए, यानी विलायक, यदि मैं विलायक की अवस्था देखूं, अगर ये ठोस रहेगा तो हमारा विलयन जो होगा ठोस विलयन होगा। अगर ये द्रव विलायक रहेगा तो ये द्रव विलयन होगा। अगर ये गैस विलायक रहेगा तो इसे हम गैस विलयन कहेंगे। यानी ठोस हुआ तो ठोस विलयन, द्रव हुआ तो द्रव विलयन, और गैस हुआ तो गैस विलयन। अब मैं इन विलयनों को देखिए, अभी जो मैंने वर्गीकरण किया है वो विलायक की अवस्था के आधार पर किया है। अब जैसे ठोस विलयन में भी विलायक तो हमारा ठोस है, लेकिन विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि अब यहाँ पे इन तीनों को फिर से मैं विलेय की अवस्था के आधार पे पुनः वर्गीकृत करूँगा। एक एक करके करेंगे। जैसे पहले मैं ठोस विलयन लेता हूँ, तो ठोस विलयन, अब ये देखिए, इसमें विलायक जो है आपका ठोस ही रहेगा। ठोस ठोस एवं ठोस, विलायक फिक्स है। अब जो विलेय रहेगा ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। अब ये देखिए, ठोस विलायक और ठोस विलेय, जो मैंने बोला था पीतल हो गया, कॉपर विलायक है, 80% है लगभग, जिंक हो गया। अच्छा, 22 कैरेट सोना,
देखिए 24 कैरेट जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। 24 कैरेट हुआ तो वो तो तत्व हो जाएगा, वो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, वो तत्व हो जाएगा। लेकिन अगर 22 कैरेट सोना है तो इसमें जो गोल्ड है वो 22 कैरेट है और 2 कैरेट जो है अशुद्धि है। अशुद्धि आपकी 2 कैरेट है। ये अब अशुद्धि आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहे ये आपका चांदी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ठोस ज़्यादा हो और द्रव कम हो। अमलगम, अमलगम का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अमलगम, अमलगम। अब देखिए अमलगम जो होता है, अमलगम ये पारा का मिश्र धातु है। पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। जैसे अमलगमेटेड सोडियम NaHg या अमलगमेटेड जिंक, अमलगमेटेड सोना, ये हो सकता है। तो अमलगम इसका होता है, ये आपका अमलगम माने NaHg और ये ZnHg इसको करेंगे ना, ZnHg, AuHg, अमलगमेटेड सोडियम, अमलगमेटेड जिंक, अमलगमेटेड सोना, ये होगा। अच्छा, ठोस ज़्यादा और गैस कम, इसके जो होता है माने हाइड्रोजनीकृत पैलेडियम। आप लोग को याद होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक हम लोग असंतृप्त को संतृप्त बनाते थे तो H2 और PD, याद आया? यहाँ पे ये जो लेते थे हम लोग H2PD, इसको हाइड्रोजन और PD से लिखते थे या H2PD भी लिखते थे। तो ये क्या होता था कि ये बॉन्ड टूटकर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है, वो टूटकर एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ जाता था और एक हाइड्रोजन इस साइड। तो ये जो उत्प्रेरक ये या ये जो लिया जाता था हाइड्रोजनीकृत पैलेडियम, यानी हाइड्रोजन और ये PD, ये जो है आपका ठोस विलयन का उदाहरण है, जिसमें PD आपका ठोस है और ये जो है हाइड्रोजन गैस है। अमलगम में क्या हो गया कि सोडियम जो है ठोस है और मरकरी पारा द्रव है, इसमें दोनों ठोस है। अब ये देखिए, ये आपका ठोस विलयन का पूरा पैटर्न है। इसमें 2 चीज़ ध्यान देने वाला है कि जितने भी मिश्र धातु होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिश्र धातु, ये सारे के सारे मिश्र धातु, ठोस में ठोस को मिलाते हैं मिश्र धातु बनता है, ठोस में द्रव को मिलाते हैं अमलगम बनता है, ठोस में गैस को मिलाते हैं हाइड्रोजनीकृत पैलेडियम, ये बनता है। अब मैं द्रव विलयन की बात करूंगा। द्रव विलयन में विलायक तो आपका द्रव ही रहेगा, द्रव द्रव द्रव। हाँ, विलेय बदलेगा, जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा जी जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये द्रव और ये ठोस है। जैसे उदाहरण देखते हैं तो नमक
या शक्कर का घोल। यानी अगर NaCl और जल का विलयन अगर लेते हैं तो ये आपका द्रव और ठोस का उदाहरण होगा। अच्छा, द्रव का बहुत आसान है, इथेनॉल, एथिल एल्कोहल प्लस जल, एसिटिक अम्ल प्लस जल, ये हो गया। अच्छा, द्रव में गैस। अच्छा, आप ही बताइए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि जो जलीय जीव होते हैं वो जल में कैसे श्वसन कर लेते हैं? जैसे हम लोग तो सांस लिए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण हमारे बॉडी में गया, 78% नाइट्रोजन था, 21% ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन हमारे फेफड़े द्वारा अवशोषित कर लिया गया। लेकिन जलीय जीव कैसे श्वसन करते हैं? तो आप सभी बच्चों को पता है, आप आंसर क्या देंगे कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को, हम लोग जैसे वायु में घुले हुए ऑक्सीजन को हम लोग किससे लेते हैं? फेफड़े से। तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अपने गिल्स, जो गलफड़ा होता है, उससे अवशोषित कर लेते हैं। तो यानी जल एवं ऑक्सीजन, जल प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया। जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है। अच्छा, सोडा वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो भी अगर होमोजीनियस हो, समांगी मिश्रण हो तो भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ऑक्सीजन और जल है। तो ये आपका द्रव विलयन के उदाहरण है। अगर मैं गैसीय विलयन की बात करूं, या अब गैस विलयन में विलायक ये गैस ही होगा, गैस या गैस ही रहेगा। लेकिन इसका जो विलेय होगा वो चेंज हो सकता है। विलेय आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। अब देखिए उदाहरण क्या होता है। अब देखिए गैस और ठोस, तो कोई भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ, जैसे NH अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन हो गया, या आयोडीन प्लस नाइट्रोजन गैस हो गया, या आपका कपूर प्लस नाइट्रोजन, ये जितना भी होगा, ये सारा जो विलयन बनेगा, ये सारा गैस विलयन बनेगा एक विशेष प्रकार का, जिसमें विलायक आपका गैस है और विलेय आपका ठोस है ना। अच्छा, गैस विलायक हो, यानी विलायक माने ज़्यादा होना चाहिए, और द्रव कम हो, ये ज़्यादा और ये कम। तो इसका जो NCERT में एक उदाहरण दिया है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, ये आपका गैस में द्रव की मात्रा होगी।
अगर मान लीजिए कि गैस और गैस की बात करेंगे तो वायु में देखिए ऑक्सीजन है 21% और नाइट्रोजन है 78%, ये भी मिश्रण है। यहाँ पे बेटा जी दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। पहला ये क्वेश्चन आता है कि जो गैस और गैस होते हैं सदैव समांगी मिश्रण बनाते हैं। गैस सदैव समांगी मिश्रण बनाते हैं। क्यों? जब दो गैसों को मिलाया जाएगा तो सदैव समांगी मिश्रण यानी विलयन बनाएंगे। यानी जो ये वायु कह रहे हैं ना, वायु एक विलयन है, गैसीय विलयन है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक समान रूप से घुला हुआ है। ठीक है, तो ये हमेशा समांगी मिश्रण ही क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका उत्तर ये होना चाहिए कि गैस की विसरण दर बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। अतः गैस आपस में आसानी से विसरित होकर समांगी मिश्रण बनाता है। यानी वायु जो है, वायु एक गैसीय विलयन है। वायु एक क्या है बेटा? गैसीय विलयन है। अच्छा, कभी कभी एक नोट पॉइंट लिखेंगे, कभी कभी वायु को, ये जो वायु है जो हम सांस में लेते हैं, कभी कभी इसे विसमांगी मिश्रण भी कहा जाता है। विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। भाई क्यों? तो देखिए बेटा, ये जो प्रदूषित वायु होती है या वैसी वायु यानी धूलकण या धुआं, की उपस्थिति के कारण वायु को कभी कभी विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। कहा जाता है यानी धूलकण या धुआं की उपस्थिति के कारण कभी कभी जो वायु होता है इसे विसमांगी मिश्रण भी कहा जाता है। लेकिन वैसे जो वायु होता है आपस में अगर गैस मिलेगा
तो सदैव समांगी मिश्रण ही बनाएगा, ये याद रखिए। ठीक है, अब मैं चौथे वर्गीकरण के ऊपर जाता हूं कि विलयन का चौथे रूप से कैसे वर्गीकृत किया जाए। यानी अब मैं सांद्रता के आधार पर दो प्रकार होगा। एक होगा आपका सांद्र विलयन और दूसरा होगा तनु विलयन। यदि विलयन में विलेय की सांद्रता 90% से अधिक हो, तब उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। इसका उदाहरण देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो होता है 98% H2SO4 होता है। अच्छा, यदि विलेय की सांद्रता 10% से कम हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। अब ये देखिए, एसिटिक अम्ल था ना, एसिटिक अम्ल, ये होता है 3% से 4% CH3COH का जलीय विलयन। है ना, यानी 3 से 4% एसिटिक अम्ल है, तो ये तनु हो गया और ये सांद्र हो गया। अब जो मैं बता रहा हूं वो है बेटा जी संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार। यानी संतृप्तता आधार पर विलयन। देखिए, संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब आप सोचेंगे कि संतृप्तता क्या होता है। देखिए, जब मैं ये जो मान लीजिए कि चीनी है, यानी जैसे मान लीजिए कि ये शक्कर है, शक्कर यानी चीनी, इसको जल में घोल रहे हैं, ये आपका जल है। तो देखिए 3 अवस्था है। अच्छा, ये शक्कर कहाँ जाता है? ये जो जल अणु होते हैं उनके बीच के जो स्थान होते हैं, अंतर आणविक स्थान में जाए। यानी जब विलयन का निर्माण होता है तो जो विलेय के कण होते हैं, जैसे मान लीजिए जब चीनी को पानी में घोला जाएगा तो जो चीनी का कण है, माने इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C12 H22 और वो 11, ये जो है जल अणुओं के बीच उपस्थित, जैसे जल है उसके बीच में जो खाली जगह है उसमें वो जाके समावेशित हो जाता है।
तो अब मान लिया जाए कि 3 स्थिति है कि अब ये मान लीजिए कि एक ऐसा विलयन है जिसमें मैं विलय डालता हूँ और ये घुलता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है, माने चीनी उसमें घोल सकते हैं और अधिक मात्रा में। तो ऐसे विलयन को हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे, असंतृप्त विलयन। अगर मान लिया जाए कि ये अब घुलते गया, घुलते गया, घुलते गया, घुलते गया, घुलते गया, घुलते गया, लेकिन एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि अब उसमें चीनी डाल रहे हैं लेकिन चीनी घुल नहीं रहा, वो जाके नीचे बैठ जा रहा है। मैंने एक ऐसी स्थिति मिल गई कि अब आपने इसमें चीनी डाला, विलय डाला, फिर ये नीचे जाके ये विलय यहाँ पे बैठ गया, ये विलय है। यानी इसके जितने भी अंतराण्विक स्थान थे वो सारे भर गए। ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसमें चीनी नहीं घुल रहा है, आपका अब विलय नहीं घुल रहा है, क्योंकि सारा का सारा जल के अणुओं के बीच का जो जगह है वो चीनी द्वारा भर गया है। अब मैं इसको, अभी इसमें घुल नहीं रहा, तो इस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। या असंतृप्त विलयन क्या था? वह विलयन जिसमें बिना तापमान बढ़ाए आप और अधिक मात्रा में विलय को घोल सकते हैं। इसमें क्या है? विलयन की वह अवस्था जिसमें दिए हुए तापमान पर आप और अधिक विलय को घोल नहीं सकते हैं। माने जो टेम्परेचर है उसमें और अधिक आप विलय घोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हीट कर देंगे, उष्मा दे देंगे, तो फिर ये जल के कण क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो चीनी इसमें घुलना शुरू हो जाएगा। फिर से जैसे ही आप गर्म करेंगे तो जल के अणु जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? दूर दूर होने लगेगा, और उसमें चीनी के लिए एक्स्ट्रा जो आपने विलय डाला है उसका उसमें समावेशित होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखने वाली बात है। यानी और अगर मैं एक अब घोलते जाइए, घोलते जाइए, घोलते जाइए, घोलते जाइए, तो फिर एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि आप चाहे मर्जी जितनी उष्मा बढ़ा लो, इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन और अधिक मात्रा में विलय को नहीं घोल सकते। यानी इसे मैं अति संतृप्त विलयन कहूंगा। यानी 3 स्थितियां मिल रही हैं। एक स्थिति है कि विलयन की वह अवस्था जिसमें बिना तापमान बढ़ाए और अधिक विलय को घोला जा सकता है। ठीक, संतृप्त में क्या है? विलयन जिसमें दिए हुए तापमान पर और अधिक विलयन या विलय को घोला नहीं जा सकता।
और ये अति संतृप्त माने कि वह विलयन जिसमें ताप वृद्धि के बावजूद और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है। इसमें तो तापमान बढ़ा दीजिएगा तब भी आपको और अधिक विलेय को घोल नहीं सकते हैं। तो ये है एक ऐसी स्थिति जिसमें विलयन अपना जो आपका विलयन है उसमें और विलेय घुल रहा है, चीनी घुल रहा है, चीनी और घुल सकता है। एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे चीनी घुलना बंद हो गया, सामान्य ताप पर जो टेम्परेचर है उस पर चीनी घुलना बंद हो गया। और ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें तापमान भी बढ़ा दिया हमने और चीनी और घुल गया, लेकिन अब और तापमान बढ़ा रहे हैं फिर भी उसमें चीनी घुल रहा है। लेकिन एक अब ऐसी अवस्था मिल गई है कि अब तापमान बढ़ाने पर भी उसमें चीनी नहीं घुल रहा है, अति संतृप्त। अब उसके आगे अगर आप तापमान बढ़ाइएगा तो इसका अवस्था बदल जाएगा, यानी ये द्रव से गैस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये और ज़्यादा नहीं घुल सकता है, ये स्थिति है। तो ये अति संतृप्त हुआ, ये संतृप्त हो गया और ये असंतृप्त हो गया। ये तीन हो गया अवस्था के आधार पर, माने संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब जो हम अंतिम करेंगे प्रवृत्ति के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए, प्रवृत्ति के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम प्रवृत्ति के आधार पर देखेंगे। प्रवृत्ति के आधार पर विलयन के प्रकार। अब ये देखिए, इसको दो प्रकार से बांटिए। एक हो गया आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और एक हो गया अनादर्श इसे हम वास्तविक विलयन भी कहेंगे। इसी पाठ्यक्रम में आगे चल के इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। अभी केवल एक छोटा सा परिभाषा देखते हैं कि यदि कोई विलयन को बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान जो एंथैल्पी जो परिवर्तन है अगर वो जीरो होता है, माने कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, ना तो ऊष्माक्षेपी ना ऊष्माशोषी, एवं उसका जो आयतन परिवर्तन होता है वो भी जीरो होता है, एवं यह राउल्ट के नियम का पालन सांद्रता के सभी शर्तों में, माने कम सांद्र हो ज़्यादा सांद्र हो, हर परिस्थिति में अगर ये पालन करता है, यानी राउल्ट के नियम का पालन सभी सांद्रता शर्तों पर करता है, तो इसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण अभी एक ही लेते हैं, आगे चल के हम इसको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको राउल्ट के नियम के बारे में भी बहुत ज्ञान नहीं है, इसलिए इसके बारे में डीपली नहीं ले रहे, लेकिन इसी चैप्टर में आगे चल के इसके बारे में ज्ञान लेना है, हमने अध्ययन करना है। इसका उदाहरण है एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन।
ये है। और इसका ठीक उल्टा, ठीक विपरीत कर दीजिए इसको। जैसे अनादर्श या वास्तविक विलयन क्या होगा? तो वह विलयन जिसका जो मिश्रण है नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इसका आयतन है परिवर्तन वो भी 0 नहीं है, यानी आयतन बढ़ सकता है, घट सकता है, या इसको बनाने के दौरान या तो आपका ये ऊष्मा मुक्त होती है या अवशोषित होती है। देखिए जरा छोड़िए, आप ग्लूकोन डी देखे हैं? ग्लूकोन डी को कभी आप घोलिए, पानी में घोलते ही ना वो थोड़ा सा चिल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा माने ठंडा हो जाएगा, वह जल का तापमान कुछ कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि डेल्टा एच जो मिश्रण बनने के बाद हुआ है वो 0 नहीं है, तापमान कम हुआ है। ऐसे ही होता है, सर्फ वगैरह लीजिए, मुट्ठी में आप सर्फ लेके पानी में डालिए ना, आपको गर्म महसूस होगा, यानी उसमें भी देखिए इंथैल्पी परिवर्तन। माने अगर इंथैल्पी में कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो अनादर्श मिश्रण है। अगर इंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है तो आदर्श है, अगर परिवर्तन होता है अनादर्श है। मिश्रण में अगर आयतन बढ़ता घटता है तो अनादर्श है, अगर बढ़ता घटता नहीं है तो आदर्श है। राउल्ट का नियम का पालन करता है तो आदर्श है, और राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, यह सांद्रता के सभी शर्तों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अब बेटा जी इसका उदाहरण जो अगर देखें तो इथेनॉल प्लस जल या HCl प्लस जल, ये सब मिश्रण है। तो आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने विलयन के विभिन्न प्रकारों का अलग अलग आधार पर अध्ययन किया। जैसे आपने इसके घटक की संख्या के आधार पर अध्ययन किया, विलायक के आधार पर अध्ययन किया, अवस्था के आधार पर अध्ययन किया, सांद्रता के आधार पर अध्ययन किया, है ना, संतृप्तता के आधार पर, और अंततः प्रवृत्ति के आधार पर। तो ये 6 प्रकार से हम लोगों ने विलयन का वर्गीकरण किया, उसको अध्ययन किया। आप इसको मैंने कहा कि रिपीट करके बार बार पढ़ते रहें। कोई दिक्कत होता है तो आप इसको आप वहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे भी आप, या फिर आप अपना फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। ऐसे तो कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि ये एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।